हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आप लोगों को आज का जो थंबनेल है वो देख के पता चल ही गया होगा कि हम आज किस चीज़ के टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये जो आपका था, ये था आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 को हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, वर्साई संधि किसने बनाई थी। देखिए, वारसा की संधि किसने बनाई थी, तो वारसा की संधि किस देश ने बनाई थी, तो ये बनाया था आपका सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि एनएपी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सम्मेलन मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे देश लोग आके मिलते हैं। तो ये जो आता है आपका, ये होता है बेलग्रेड में होता है। कहाँ पे होता है, ये आपका बेलग्रेड में। और देखिए, ये सब जो एमसीक्यू है ना, ये सब सारे के सारे पीवाईक्यू भी एक टाइप के हैं, और ये आपको ना चैप्टर वाइज है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। देखिए, शीत युद्ध तो आपको समझ में आ गया कि वो किसके बीच में होता, अमेरिका और रूस के बीच में होता। ठीक है, लेकिन ये अंत कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1991 में। ठीक है, 1991 में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका सोवियत संघ का विघटन मतलब होता था टूटना। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए, सोवियत जैसे सेकेंड शीत युद्ध जैसे समाप्त था ना, तो उससे क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया और उससे यूक्रेन बना। ठीक है, उससे बहुत सारा देश बना, जो आज आप लोग सुनते होंगे यूक्रेन और रूस का जो वॉर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लासनोस्त नीति किसने शुरू की। देखिए, ग्लासनोस्त नीति किसने शुरू की। देखिए, लेनिन ने, स्टालिन ने, या मिखाइल गोर्बाचेव ने, या फिर आपका येल्तसिन ने। तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। किसने किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है, उसके बाद आपका पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है, संगठन, या आप बोल सकते हो उसको पुनर्गठन। क्या बोल सकते हो उसको, आप पुनर्गठन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हो उसे, पुनर्गठन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। ठीक है, कितने गणराज्य थे, तो ये थे आपके 15। कितने थे आपके 15 थे। कितने थे 15। उसके बाद आते हैं 10वां नंबर पे, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन महाशक्तिशाली बना। देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो आपको पूछा कौन महाशक्तिशाली देश बना। देखिए, अभी आप अक्सर सुनते होंगे कि एक देश है बहुत शक्तिशाली, उसका नाम क्या है, अमेरिका नाम है। क्या नाम है उसका, अमेरिका। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, अभी 11 नंबर में 9 से लेकर 11 का आतंकवादी हमला, यानी कि जिसे हम 9-11 भी कहते हैं ना, आतंकवादी हमला किस देश पर हुआ था। देखिए, किस देश पे हुआ था, तो अमेरिका पे हुआ था। किस पे हुआ था, अमेरिका पे। और किसने किया था, तो अफगानिस्तान ने किया था। किसने किया था, अफगानिस्तान ने किया था। ठीक है, उसके बाद है अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कब किया। जैसे देखिए, अफगानिस्तान ने तो अमेरिका पे 9-11 का हमला किया। ठीक है, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो ये क्या किया, 2001 में। कब किया, 2001 में। समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या आपका 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया। देखिए, अमेरिका हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग एज ए स्टूडेंट है, जाएंगे हम लोग जेल में डाल देगा, है ना। चलिए, उसके बाद है अल कायदा का प्रमुख कौन था। अल कायदा का जो मैन व्यक्ति कौन था, जिसे हम लोग लीडर कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओसामा बिन लादेन। ठीक है, कौन थे ये, ओसामा बिन लादेन थे। ठीक है, कौन थे, ओसामा बिन लादेन थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमेरिका की प्रभुत्व नीति को क्या कहा जाता है। देखिए, प्रभुत्व विधि नीति मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने की एक विधि जो होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नीति। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्चस्व। क्या बोलते हैं उसको, वर्चस्व, जिसको हम बोलते हैं हैंगमॉनी। क्या बोलते हैं उसको, हैंगमॉनी कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखिए, और 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, यूरोपीय संघ यानी कि EU का, इफ EU मतलब समझ में आ गया ना, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो EU का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका ब्रुसेल्स में। कहाँ पे, ये आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे, ये आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा, क्या मेरा ना ये स्टार्टिंग है ना, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो है ना, देखिए कोई भी स्टार्टिंग में ना नया होता है तो उसको कुछ आइडिया नहीं होता। ठीक है, अभी मेरे पास ना कुछ साधन भी वगैरह नहीं है, तो मैं बहुत मतलब मुश्किल से छत पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने ना 2024 में इंटर किया था, तो मेरा 375 मार्क्स आया था। ठीक है, 75% मार्क्स आया था। मैंने भी इसी तरह का सा स्टडी किया था। देखिए, थ्योरी मैंने पहले क्या किया, सारा थ्योरी पढ़ लिया। उसका क्या है, MCQ जो आता है, MCQ आप बुक भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप ये PDF चाहे तो PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो सीधा मेरे
मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है कि ASEAN की स्थापना कब हुई थी। देखो ASEAN का स्थापना कब होता है, ये जो है आपका 1967 में होता है। कब होता है आपका 1967 में। देखिए मैंने ना इसलिए आंसर पे टिक कराया है ताकि अगर आपको PDF मिलता है तो आपको ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर आपको ऐसे दे दूँगा तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ये आंसर सब ढूंढना होगा, इसलिए मैंने आंसर सबका ना ये क्या क्या टाइप करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ASEAN में कितने सदस्य देश हैं, मतलब कितने देश, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर संगठन बनता है ना तो उसमें सारे देश होते हैं, ठीक है। सारे देश के जो मैन लीडर होते हैं उनके ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने देश है आपका 10 देश है। कितने देश है आपके 10 देश है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद क्या आपका BRICS में एस किस देश का प्रतीक है। एस जो है ये आपका साउथ अफ्रीका, क्या है ये आपका साउथ अफ्रीका है। किसका है, साउथ अफ्रीका का है, बात समझे। चलिए उसके बाद क्या है 20 नंबर का यूरो मुद्रा कब लागू हुई थी। देखो यूरो का जो मुद्रा ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था ये आपका 1919 में हुआ, बात को समझे। उसके बाद क्या है 21 का जो क्वेश्चन है उसका SRRC सार्क की स्थापना कब हुई थी। कि सार्क में क्या है हमारा इंडिया में, ठीक है। चलिए इसका स्थापना होता है 1985 में। कब होता है आपका 1985 में होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका SRRCS सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये है आपका काठमांडू में। कहाँ है आपका काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, ठीक है। चलो उसके बाद है सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, तो ये है आपके टोटल 8। कितने हैं टोटल है आपके 8, ठीक है। कितने हैं 8, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है श्रीलंका का जातीय संघ किसके बीच था। देखिए श्रीलंका में ना जाति भेद अभी भी देखिए सारे कंट्री में ना जाति भेद ही होते थे, ठीक है। तो ये आपका सिंहली और तमिल में था। किस में था, सिंहली और तमिल में था। किस में था, सिंहली और तमिल में, ठीक है। श्रीलंका आपने देखा होगा कि इंडिया के जो नीचे है ना वो नीचे बीच में समुंदर है, उसका बगल में श्रीलंका देश है, ठीक है। जैसे आपने ये श्रीलंका के जो क्रिकेटर थे कुमार संगकारा, फिर नरसिंह मलिंगा, इन लोगों का आप लोग नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल कब गणराज्य बना। देखिए गणराज्य मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जनता का शासन हो। देखिए राजतंत्र मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ना राजा का शासन हो, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो आपका डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे हम लोग ये जिसको हम लोग ना लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है जनता का शासन होता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था ना लोकतंत्र क्या है, जनता के शासन, इस तरह कुछ कहा था, ठीक है। उसका नेपाल कब गणराज्य बना था, ये आपको बना था 2008 में। अभी आपने सुना होगा कि नेपाल में एक प्रोटेक्ट हुआ था जिसमें जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने बहुत सारा अत्याचार करा था तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। ये होता है डेमोक्रेसी में कि आप ना अगर आपके खिलाफ कोई सरकार अगर ज़्यादा परेशान करिए, आपको ज़्यादा परेशान करिए तो आप सरकार को हटा सकते हो। ये आपके अंदर पावर होती है, ठीक है। ये हमारा संविधान हम लोग को पावर देता है, ठीक है। कौन देता है हम लोग को, संविधान पावर देता है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी। देखिए UN की जो स्थापना हुई थी क्यों हुई थी, ये भी रीज़न पूछता है। देखिए जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये चला था आपको टोटल 6 ईयर, ठीक है। यानी कि 6 साल चला था। कितने साल चला था, 6 साल चला था। तो जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे अगर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया ना तो उसके बाद UN बनाया गया कि आज के बाद कभी भी किसी भी देश पे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो इसमें क्या होता है बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। तो अब कभी दोबारा इस तरह का कोई युद्ध वगैरह ना हो इसके लिए UN बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, UN। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये पूछता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, तो ये आपका चला था 1939 से लेकर 1945 तक। टोटल कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। कितने साल हो गए, 6 साल। आपका ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पूछता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछता है आपसे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये हुआ था आपको 1914 से लेकर 1918 तक। ये आपका टोटल चला था 4 साल, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था तो 1939 से लेकर 1945 तक। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 4 साल चला था और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो 6 साल तक चला था। आपने सुना होगा जर्मनी का जो हिटलर था वो उसके कारण हुआ था, है ना। उसने वर्साई की संधि जो 1919 में हुआ था उसे वो क्या हुआ, नहीं माना। बोला कि मैं वर्साई की संधि को नहीं मानता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका तो ये हो गया ये। हाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा 1995, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय का। देखिए मुख्यालय मतलब क्या होता है, जैसे कैपिटल होता है ना, जैसे दिल्ली इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली है। उसी तरह जो मुख्यालय होता है ना तो एक कंट्री में होता है, ठीक है। तो जो आपका UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। हाँ ये आपका न्यूयॉर्क, ठीक है।
चलिए अब सेकेंड 28 का क्वेश्चन पता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSCO के अस्थायी सदस्य कितने? देखिए, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। तो अस्थायी सदस्य जो टोटल आपका 5 है, कितने हैं? 5 है। और अस्थायी कितना है? 10 है। अस्थायी में ना हम लोग का इंडिया भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी पूछा गया है जो परमानेंटली हमेशा के लिए ऑलवेज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 है, ठीक है। और अस्थायी कितना है? 10 है, ठीक है। WHO का मुख्यालय क्या? देखिए, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड में जितने लोग रह रहे हैं उनको किस तरह मेडिसिन दिया जाए, पानी कब पहुंचा जाए, तो इस ये किसका काम है? WHO का, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण जैसे प्रदूषित हो रहा है तो लोगों का जान जा रहा है, तो इसका काम क्या है? लोगों को बचाना, लोगों को स्वस्थ रखना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ये आपका जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में। कहाँ पे? ये जिनेवा में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? UNESCO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका जो मुख्यालय यहाँ है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? देखिए, पारंपरिक सुरक्षा का जो संबंध है आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ही समझ में आएगा कि सैन्य सुरक्षा से। किससे? सैन्य सुरक्षा से। किससे? सैन्य सुरक्षा से है। चलिए उसके बाद क्या है? मानव सुरक्षा का संबंध किससे? देखिए, मानव सुरक्षा का जो संबंध है ना, ये व्यक्ति की सुरक्षा से। किससे सुरक्षा से? व्यक्ति की सुरक्षा से। किससे सुरक्षा से? व्यक्ति की सुरक्षा से है। बात को समझे? चलो उसके कहते हैं WMD का पूरा नाम क्या है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कठिनाई हुआ बट मैंने सेकेंड बार में बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? CTBT किससे संबंधित है? कि CTBT किससे संबंधित है? देखिए, आपको हम एक बार बताते हैं थोड़ा सा नॉलेज पर्पज के लिए। 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ? रॉकेट परमाणु बम बनाया गया। उसका क्या? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसका अगर आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, उसको चला के नहीं देखोगे। अगर मान लो आपने कार बनाया तो कार जब आप बना रहे हो तो उसको चला के आपको देखना होगा ना। अगर मान लो आप लॉन्चिंग करने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो, अब मान लो वहाँ पे आपका गाड़ी में क्या हुआ कि इंडिकेटर नहीं चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो आपका बेइज्जती हो जाएगा ना पूरा मार्केट में। उससे फिर आपका क्या होगा कि आपका जो कंपनी का वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग इंडिया पे क्या था? परमाणु बम नहीं बनाने का आदेश था, ठीक है। बट हम लोग जब बना लिए तो जब हम लोग बना तो लिए, मान लिया अगर कभी ऐसा कोई युद्ध होता है तो अगर परमाणु बम को फोड़ना पड़े, ऐसे तो परमाणु बम फोड़ना अलाउ नहीं है ना। 1945 में जब ये अमेरिका ने जापान पे फोड़ा था, 2 बार फोड़ा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो हम लोग पे ये पाबंद नहीं था, तो फिर हम लोग ने बनाया तो उसको हम लोग टेस्ट करना पड़ा कि किस तरह चलता है, नहीं चल रहा है, किस तरह काम कर रहा है। तो हम लोग ने क्या किया? फिर उसके बाद परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ गई। देखिए, CTBT किससे संबंधित? ये है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। किससे? प्रतिबंध मतलब क्या होता है? प्रतिबंध मतलब होता है कि किसी पे ब्लॉक कर देना, ठीक है। क्या होता है? उस पर ब्लॉक कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या देखिए? आतंकवाद किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती है? देखिए, आतंकवाद किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती है? तो ये आपका गैर पारंपरिक। क्या है? गैर पारंपरिक। देखिए, एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर। गैर मतलब आपको समझ आ रहा है क्या? इलीगल हो जाएगा। देखिए, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। इलीगल मतलब क्या होता है? बेकार या मतलब खराब, ठीक है। अगर आप पकड़ा जाने से आपको फिर जेल हो। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ये आपका जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। देखिए, अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आपका? वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या? देखिए, वैश्विक उष्मीकरण का जो मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस से ही हमारा जो ये पृथ्वी का ना टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, और एक मीम से ना कि पिघलने दीजिए ग्लेशियर को, ये साले डूब के मर जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? चिपकू आंदोलन जो है इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। चिपकू आंदोलन ना ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हो रहा था? 1972 में। कब हो रहा था? 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा और बहुत सारी लेडीज़ ने क्या किया? पेड़ से जाके चिपक गया। बोला क्या? अगर आप पेड़ काटना है तो उससे पहले आप मुझे काट दो। तो इस मूवमेंट का नाम रखा गया चिपकू आंदोलन, ठीक है। और फिर इससे आगे बढ़ाने का काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। और उसमें ये एक लेडीज़ थी, उनका नाम देवी कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो वो देवी थी, ठीक है। मैन जो लीडर होती है, देखिए ऐसे कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई आप रैली निकाल रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत लोग रहते हैं, बट उसका जो मैन एक लीडर होता है, ठीक है। तो इसके जो जैसे चिपकू आंदोलन की जो आगे बढ़ाने का काम जो किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका वन संरक्षण से, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए। देखिए, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो लोग जंगल से या फिर जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये राजस्थान में देखिएगा, जो आपका जानवर से ना जो विष्णु समाज होता है ना, वो बहुत लोग ना जानवर से प्यार करते हैं। अगर आप उनका कुछ करते हैं तो फिर उनको एक अपने बच्चे से पालते हैं ना। देखिए, अगर कोई भी गार्जियन का अगर कोई बच्चा है ना, तो अगर आप उसको कष्ट दीजिएगा बच्चे को, तो उसका गार्जियन तो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। चलो
उसके बाद क्या है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका ओजोन परत से, किससे परत से? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। बात को समझे? चलो उसके बाद क्या है, अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? देखिए ये जो सतत विकास का जिसका इंग्लिश में होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता क्या है पहले आप समझिए। देखिए कोई चीज़ को भी आप ना रटिएगा तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप रट के याद कर सकते हैं। देखिए रट के अगर आप याद करते हैं ना तो आपको 1 से 2 दिन में ही आप भूल जाओगे, बट अगर आप समझ जाते हो कोई चीज़ को भी तो आप क्या हो सकते हैं, उसको लंबे समय तक उसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सतत विकास होता क्या है? एक्चुअली में सतत विकास क्या होता है आपको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सतत विकास का मतलब क्या होता है, कोई समय जैसे हम लोग वाले कोयला, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन तेल कुछ भी जो यूज़ करें ना उसको ऐसा यूज़ करें ताकि वो आने वाला समय में आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी क्या हो सके, वो काम में आ सके। तो इसी को कहते हैं सतत विकास। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जो लंबे समय तक मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए बचाया जा सके, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सतत विकास। देखिए इसमें आपका हिंदी में लिखा हुआ है वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकता का संतुलन विकास। मतलब क्या होता है, देखिए अभी भी हम लोग को पेट्रोल, डीजल, मोबिल यूज़ करना है, बट भविष्य के लिए भी उसको बचाए रखना है। इसी को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। आपको समझ में आ गया? चलो उसके बाद क्या है, 41 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, WTO क्या है आपका? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको, देखिए थोड़ा वीडियो ना बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, WTO का मुख्यालय का, देखिए सबका मैंने मुख्यालय बता दिया आपको ना, आई होप कि आपको बताने का दोबारा ज़रूरत ना पड़े। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है ये भी आपका कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। अब हमको बताइए कि और किसका जो है जिनेवा में मुख्यालय? ठीक है, उसके बाद क्या है, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? देखिए वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो क्या है? इंटरनेट। देखिए वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? व्यापार करना। क्या होता है? व्यापार करना। तो ये आपका इंटरनेट है ना। देखिए रेलवे हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, सेना हो जाएगा, नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं 44 में LPG का अर्थ क्या होता है? देखिए LPG का जो फुल फॉर्म होता है लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये होता है आपका LPG का अर्थ, इसका फुल फॉर्म हो गया एक तरफ से। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, 45 में क्या है, वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? देखिए वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? व्यापार और तकनीक। देखिए व्यापार मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो कुछ बिजनेस करो ना, उसका तकनीक मतलब क्या होता है, कैसे इंतजाम है, किस तरह उसको आगे डेवलप करना है, उसको कैसे बढ़ाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं तकनीक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्यापार और तकनीक। ठीक है, चलिए उसके बाद 46 का क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो भारत का जो संविधान है 2 साल 2 ईयर, ठीक है, 18 मंथ है ना, और 11 दिन में बन के तैयार हुआ था। देखिए 2 ईयर मतलब क्या हो गया, 2 वाई लिखा है तो 2 साल, और 8 एम लिखा है तो 18 मंथ और 11 दिन। ठीक है, तो ये बन के हमारा संविधान लागू हुआ था। हमको लोग लगता है कि एक दिन में बन गया, ऐसा नहीं है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हम लोग का संविधान पूरा बन के रेडी हो गया था। ठीक है, सॉरी 2 साल, अरे यार मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुई। देखिए 2 साल 11 महीना 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारे जो संविधान है ये बन के रेडी हो गया था। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 18 मंथ बोल दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, और ये फिर जब बन के रेडी हो गया, देखिए ये तो ना 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो चुका था। ठीक है, लेकिन एक समय था, है ना, एक समय निर्धारित किया गया था कि इस दिन हम लोग क्या करेंगे, भारत का संविधान लागू कर देंगे, जिससे ना ये हमेशा याद रहे, परमानेंटली हमेशा। ठीक है, तो फिर ये भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के जो दिल्ली है, दिल्ली में लाल किला है, ठीक है, वहाँ पे आए और वहाँ पे चढ़े, उसके बाद झंडा फहराएं, और उस दिन हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। देखिए उस समय जब, हाँ उस समय क्या है, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय थे 395 आर्टिकल। ठीक है, अभी जो बढ़ के हो गया 420 या 21 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, क्योंकि NCERT का बुक में 395 ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब आते हैं 47 में क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? देखिए शिल्पकार कौन थे भारतीय संविधान के, जो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, मतलब जो भारतीय शिल्पकार मतलब क्या हुआ, जो संविधान को बनाने के लिए पहली बार बोले या फिर ज़्यादा संविधान का निर्माण में जो सहयोग किए, उनका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
भारत का जो संविधान उसका पिता भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका भारत कैसा राज्य। देखिए, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला राज्य है, मतलब भारत में क्या है, जनता का शासन होता है, ठीक है। ये एक डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं। ये आपका जो इंडिया है हमारा, ये आपका डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जनता का शासन होता है, ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन होता है, ठीक है। मेन जो पावर होता है वो जनता के पास होता है। अगर जनता चाहे तो हर 5 साल में चेंज कर सकती है। अगर कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा ना, तो जनता के पास इतना पावर है, हमारा संविधान इतना पावर दिया है कि हम उस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका संघीय व्यवस्था वाला राज्य है, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में ना देश को राज्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए लिखा है भारत कैसा राज्य, तो भारत तो एक राज्य नहीं। आप बोलोगे कि भारत तो एक देश है, राज मतलब तो स्टेट होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में देश को ही हम लोग राज कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 49 वाला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत का संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना जैसे फर्स्ट पे आप खोलोगे तो उसमें लिखा गया है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये बनाने की बात की। देखिए, हम लोग जैसे भारत का संविधान खोलते हैं तो उसका फर्स्ट जो प्रेंच है उसमें क्या फर्स्ट जो पेज है उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संबंध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उनके समक्ष नागरिकों को सामाजिक आर्थिक मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ठीक है। इस तरह का आ गया है, ठीक है। उसका लास्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है ये हो गया आपका, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे अच्छी खासियत बात क्या है। देखिए, ये है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री है ना, अगर कोई आपका जैसे गांव का क्या है, आपका डीएम बोल दिया मैंने, मुखिया है या फिर वो आपका वार्ड कमिश्नर है, अगर वो आपका काम अच्छे से नहीं करता है तो आप उनको क्या कीजिएगा, ज़्यादा नहीं बस 5 साल में चेंज हो जाएगा वो। अब वो सारा अधिकार आपका है, ठीक है। इंडिया में अगर आप सोचोगे कि अब मैं किसी तरह भी तानाशाही कर लूँ, मैं जनता को मूर्ख बना दूँ, जनता को परेशान करूँ, तो ऐसा आप कुछ समय तक कर सकते हैं। देखिए, कभी भी मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊंगा, अगर आपको कमाना है तो आप 1 रुपया ही कमाओ, बट ईमानदारी से कमाओ। अगर आप क्या करते हैं, बेईमानी से ना 1 करोड़ भी, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ भी कमाओगे ना, तो 500 करोड़ आपको एक धूल के बराबर होगा। लेकिन अगर आप 5 रुपया मेहनत से कमाते हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पे भी आपको जवाब देनी नहीं पड़ेगा और ऊपर भी जाके आपको जवाब देनी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, आप कोई चीज़ भी काम करो ऑनेस्टली। आपका समय खराब है, आप खराब हो, इससे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप कितने ईमानदार हो, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है कहना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कौवा है ना, तो कौवा अगर पाउडर लगाए तो कबूतर नहीं बन सकता है। अगर कोई कौवा पाउडर लगा ले तो कबूतर नहीं बन सकता है, समझे। लोगों का काम ही है बोलना, लोगों का काम है आपसे नफरत करना। अगर आपको रिजल्ट अच्छा जाता है तो सब आपके वाई करेंगे। देखिए, लोगों का एक दस्तूर है, मैं फैक्चुअल बात है, लोगों का दस्तूर है, अगर उनके पास पैसा आता है तो पहले क्या है, घमंड चढ़ जाएगा। अरे भाई, आपको किस बात है घमंड, आज हो कल चले जाओगे। मान लीजिए आप कल जा रहे हो बाइक से घूमने, एक एक्सीडेंट हुआ, बोट साफ हो गया। कार से घूमने आ रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, बोट साफ हो गया। इसलिए घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ थोड़ा बाहरी बात ज़्यादा बता दिया है ना, मैंने फैक्ट बात बताया जो रियल था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखिए, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं जिस तरह मैंने खुद स्टडी की, मेरा भी 375% मार्क्स आए। मैंने 2024 में दिया था, ठीक है, 2 साल पहले। तो उस समय तो बहुत टफेस्ट था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। आप देखिए, 300 नंबर ना आप MCQ से ला सकते हो, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो देखिए, आप मैंने आज थोड़ा सब्जेक्ट भी ये कर देता हूँ। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल, देखिए सोशल अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या क्या लिया था, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री लिया था। ये 100 नंबर के हो गए। उसके देखिए, आपका 3 लैंग्वेज आता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अगर कोई उर्दू वाले बच्चे तो उर्दू ले सकते हैं। अगर आपको 3 चीज़ें ना, तो आप 2 चीज़ कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है उर्दू और हिंदी तो आप उर्दू हिंदी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद है उर्दू और इंग्लिश तो आप उर्दू इंग्लिश ले लिए। मतलब आपको जो पसंद है, आप 2 सब्जेक्ट, मतलब आपको टोटल 5 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया था, हिस्ट्री लिया था 100 नंबर का, पॉलिटिकल लिया था 100 नंबर का, ज्योग्राफी लिया था 100 नंबर का। उसके बाद ये मैंने हिंदी लिया था 100 नंबर का और आपका इंग्लिश लिया था 100 नंबर का। तो इस तरह करके आप देखिए 100 नंबर का हो गया, ठीक है। 100 रहता है, ठीक है, MCQ में, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ता है। तो इसी तरह आप 100 अगर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। देखिए, 100 रहता है, आपको 50 बनाना पड़ता है, ठीक है। कितना रहता है, 100 रहता है,
50 बना। तो इस तरीके अगर आप आधा कर दे रहे हो तो 500 आधा 250 हो गया, 250 नंबर। तो आप ऐसे MCQ से ला दे रहे हो और आप कुछ भी लिख देते हो ना किसी चीज़ के बारे में, तो आपको 100-200 नंबर तो ऐसे मिल जाता है। और बिहार बोर्ड में क्या है 300 नंबर, अगर आपका 301 नंबर आया तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाओगे, ठीक है। और लड़का लोग को ये पैसा नहीं मिलता है, बट जो गर्ल्स होती है उन लोग को ना 15,000 रुपये करके मिलता है, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।